हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसकी पहली चैप्टर। और पहली चैप्टर है आपका सोलर सिस्टम। और इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको दो व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये एक व्यू है जिसमें सनसेट का टाइम है, सूर्य जो है अस्त होने वाला है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और आसमान में आपको असंख्य तारे नजर आते हैं, और उन्हीं तारों के बीच में आपको आपका हमारा अपना प्यारा चांद भी आपको दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं चांद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है फुल मून नाइट और पूर्णिमा। महीने के किसी एक रात चांद जो है पूरी शेप में आपको हमको दिखाई देता है, और उस रात को हम लोग बोलते हैं फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। और महीने का कोई ऐसी एक रात होती है जिस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूरी तरीके से अंधेरा छाया रहता है। उस रात को हम लोग बोलते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास 6 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चांद की जो दो अवस्थाएं आपको एक ही महीने में आपको दिखाई देती है, एक है आपका फुल मून नाइट और दूसरा है आपका न्यू मून। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 6 के बच्चों के लिए। उसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाई कैन नॉट बी सी द मून and all those bright tiny objects during the day time। मतलब दिन के समय में, रात में जो चमकने वाली जितनी भी आकाशीय पिंड है वो दिन के समय में क्यों दिखाई नहीं देता। सिंपल सा इसका जवाब है कि सूरज की बहुत तेज रोशनी है, रोशनी के कारण दिन के समय में ये दिखाई नहीं देता। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। रात में जो आसमान में चमकता हुआ आपको आकाशीय पिंड दिखता है, दिन में इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि दिन में सूरज की बहुत तेज रोशनी होती है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, ये चांद का एक फुल शेप है, और इस शेप से पता चलता है कि ये जो रात है ये फुल मून नाइट है या फिर पूर्णिमा है। और दूसरे में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से चांद के ऊपर अर्थ की जो है वो शैडो एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसा होता है जो पूरी डार्कनेस में वो घिर जाता है, और कोई एक ऐसा दिन है जिसपे पूरा लाइट आपको दिख रहा होगा। यही आपको यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश किया जा रहा है इस पिक्चर के माध्यम से, फुल मून और फिर न्यू मून नाइट को। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारा जो मून है हमारे पृथ्वी का मात्र एक नेचुरल सैटेलाइट है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ना है सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? यदि आप आकाश की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें, तो आसमान में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जिसमें अपना सन भी है, मून है और अदर दूसरे प्लैनेट्स है, साथ ही साथ एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, ये सभी जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें से पहला कैटेगरी है स्टार। यहाँ पे हम लोग 5 पॉइंट से समझेंगे कि स्टार हम लोग किसको बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है, स्टार की पहली प्रॉपर्टी है कि स्टार जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है, और ये काफ़ी बड़ा
और काफी गर्म होता है। ये पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो काफी बड़ा हो और काफी हॉट हो वो स्टार हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारा स्टार है वो सभी गैसों से बना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सन भी स्टार है और ये स्टार जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। हाइड्रोजन का दो एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे में फ्यूज होकर और ये आपको हीलियम का एक एटम बनाता है और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन। और सूरज में जो हीट और लाइट का जो सोर्स है या फिर जो कारण है वो न्यूक्लियस फ्यूजन ही है और इसी न्यूक्लियस फ्यूजन के कारण सूरज में इतनी तेज रोशनी और इतनी टेम्परेचर है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे सूरज में जो लाइट और हीट का जो कारण है वो क्या है, न्यूक्लियस फ्यूजन। और इस फ्यूजन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के दो एटम का न्यूक्लियस जो है एक दूसरे में फ्यूज होकर और वो बनाता है हीलियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन। और इसी कारण सूरज के अंदर इतनी ऊर्जा या फिर इतना लाइट आपको दिखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसकी खुद की अपनी लाइट होती है। जैसा कि अभी हम लोग देखें, खुद का अपना हीट है और खुद का अपना लाइट है। मतलब ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसमें खुद की हीट है और खुद की अपनी लाइट है उसको हम लोग स्टार बोलते हैं। और सन जो हमारा है ये सबसे पास का पृथ्वी का, हमारे पृथ्वी के सबसे पास का ये स्टार है। तो यहाँ पे आप एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। सेलेस्टियल बॉडी में स्टार हम किसको बोलेंगे, जो साइज में बहुत बड़ा हो, काफी गर्म हो, साथ ही साथ गैस का बना हुआ हो, अपनी उसकी हीट हो, अपनी उसकी लाइट हो, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग स्टार बोलते हैं। और हमारे पृथ्वी के सबसे पास का जो स्टार है उसको हम लोग सन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे एक व्यू देख पा रहे होंगे, इस व्यू में आपको एक दिखाई देगा आपको स्टार का एक फिक्स पैटर्न जो एक निश्चित शेप बनाता है। तो तारों का ऐसा समूह जो एक खास आकार बनाते हैं उसको, उस आकार को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी आपको एक ब्लू लाइन से यहाँ पे कनेक्टेड एक फोटो आपको दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तारों का एक विशेष समूह है जो एक खास तरीके का आकार या फिर शेप बनाता है और इन्हीं शेपों को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का जो एग्जाम्पल है उसमें पहला और सबसे बड़ा है उर्सा मेजर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बिग बियर। और इसी बिग बियर का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि, जिसमें 7 तारों का समूह है और उसी को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि को हम लोग स्मॉल बियर भी बोलते हैं या फिर सप्तऋषि बोलते हैं। और ये जो सप्तऋषि है ये बिग बियर जो कॉन्स्टेलेशन है उसी का ये पार्ट है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सप्तऋषि आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी उर्सा मेजर का ही पार्ट है ये। यहाँ पे कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार जो है एशियन टाइम में लोग इसका यूज डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते थे। डायरेक्शन रात के दौरान काफी मुश्किल होता है डायरेक्शन डिसाइड करना, तो एशियन टाइम के लोग जो थे रात्रि के समय में दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पोल स्टार का यूज करते हैं। और ये नॉर्थ स्टार जो होता है उसको नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये हमेशा एक ही पोजीशन पे बना रहता है आसमान के अंदर। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आपको सप्तऋषि है जो 7 तारों का भी समूह हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसको स्मॉल बियर भी बोलते हैं। और ये उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है जिसमें 7 आपको तारे दिखाई दे रहे हैं और इसी तारे के समूह को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। आप सप्तऋषि के माध्यम से आप पोल स्टार को आप
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है आपको नॉर्थ स्टार, और एशियन टाइम में इसी स्टार के माध्यम से डायरेक्शन को डिसाइड करता था उस टाइम के लोग। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है और उसको हम लोग देख लेते हैं। और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इसके चारों तरफ एक रिंग दिखती है और उस रिंग को हम लोग बोलते हैं डेबरी। डेबरी जो है एक तरीके से सब कह सकते हैं कि ये अवशेष होता है या डस्ट का एक समझिए कि एक बवंडर होता है जो उसके चारों तरफ घूमती रहती है। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा कि जुपिटर जो है मास में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी होती है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। और इस मैग्नेटोस्फीयर या फिर मैग्नेटिक फोर्स के कारण से जुपिटर जो होता है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और वही डस्ट पार्टिकल जुपिटर के चारों तरफ से आपको दिखाई देता है एक मलबे के रूप में। और ये जो रिंग है आप अर्थ से आप आराम से आप देख सकते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट किसे बोलते हैं, तो प्लेनेट की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्लेनेट जो होता है उसके पास अपनी कोई हीट और अपनी कोई लाइट नहीं होता है। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि स्टार जो होता है उसके पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, उसको हम लोग स्टार बोलते हैं। और जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं है उसको हम लोग प्लेनेट बोलते हैं। जैसे अपना अर्थ जो है एक प्लेनेट है जिसका खुद का हीट नहीं है और खुद का लाइट नहीं है। ये इस पे जो रोशनी या फिर जो हीट रिसीव होती है वो सूरज के माध्यम से होती है, प्लेनेट के सन के माध्यम से होती है। तो हमारा जो अर्थ है एक प्लेनेट है क्योंकि इसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है और ये लाइट अप होती है लाइट ऑफ स्टार से, और वो सबसे नज़दीक का जो स्टार है पृथ्वी का उसको हम लोग बोलते हैं सन। चौथा जो इसमें पॉइंट है, इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन व्हिच इज आवर नियरेस्ट स्टार। आपको मैंने कई बार बताया कि हमारा जो सन जो है वो भी एक प्रकार का स्टार है और हमारे पृथ्वी को जो भी लाइट या हीट रिसीव होती है वो सन से होती है। मतलब पृथ्वी के ऊपर अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स है वो सन ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक रोटेटिंग इलोंगेटेड पाथ है, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और सेंटर में यहाँ पे आपको सन दिख रहा होगा। सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट के ऊपर हमारे प्लेनेट सिस्टम का जितना भी प्लेनेट है वो उस एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है क्या, जो सोलर सिस्टम का सेंटर है वो सन है और उसके चारों तरफ 8 प्लेनेट जो है एक फिक्स इलोंगेटेड पाथ में वो मूव कर रही है और उसके साथ साथ कुछ एस्टेरॉयड बेल्ट है और मेटेरॉइड्स भी है जो हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म करता है। इसमें जो सन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 4 पॉइंट में हम लोग कुछ समझेंगे कि सन हमारे सोलर सिस्टम का किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये। तो सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। पिछले जो स्लाइड था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा सन है उसमें हीट और लाइट का जो सोर्स है वो नाभिकीय संलयन या फिर इसको न्यूक्लियस फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का जो 2 एटम है वो उसकी जो न्यूक्लियस है उसका जो केंद्र है वो फ्यूज होके और एक हीलियम का एटम बनाता है और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियस फ्यूजन। और इसी घटना के कारण से सूरज के अंदर ये लाइट या फिर उसकी हीट का सोर्स है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सन है एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है और
ये जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है उसको एक फिक्स पाथ प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर वो रोटेट करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यदि जो सूरज की जो पुलिंग फोर्स है यदि वो शून्य कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो जो एक इलोंगेटेड पाथ के ऊपर, फिक्स पाथ के ऊपर जो हमारा प्लैनेट सिस्टम का जो भी प्लैनेट है वो रोटेट कर रहा है वो रोटेट करना बंद कर देगा, अलग थलग पड़ जाएगा वो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी हीट एनर्जी या लाइट का जो सोर्स है वो उसके लिए हम लोग अपने सन के ऊपर डिपेंड है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सन जो है हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर हमसे ये दूर है। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर की लगभग यहाँ पे दूरी आपको ध्यान में रखना है इसको। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट और प्लैनेट का जो अरेंजमेंट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से, उसके बारे में। तो हमारे जो प्लैनेट सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट है और सोलर सिस्टम के अंदर, और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम द सन ये इस तरीके से अरेंज है कि सबसे नज़दीक में है कौन, मरकरी, उसके बाद है आपको वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद आएगा आपको, उसके बाद के क्रम में मार्स, और यहाँ तक ये जो आपको 4 प्लैनेट है इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये इनर प्लैनेट जो है मेटल और रॉक से ये बना हुआ है, और उसके बाद की जो प्लैनेट है जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये दूरी के क्रम के हिसाब से है। ये जो बाकी जो 4 प्लैनेट है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट, और ये जनरली लिक्विड या फिर गैस से ये बना हुआ है। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप यदि इसे याद कर ले तो सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग प्लैनेट की अरेंजमेंट को आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। आप इस लाइन को आप याद रखेंगे तो आसानी से इस क्रम को भी, यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है इस क्रम को भी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एम से हो गया यहाँ पे मरकरी, वी से हो गया यहाँ पे वेनस, ई से एफिशिएंट का जो ई है उससे हो गया अर्थ, मदर में एम से मतलब है यहाँ पे मार्स, जस्ट में जे से मतलब है यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न में सर्व में एस का मतलब है सैटर्न, अस में यू से यहाँ मतलब है यूरेनस, और नट्स में एन का मतलब है यहाँ पे नेपच्यून। इस तरीके से माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ये आप लाइन याद रखिए, और इसके माध्यम से सूरज से दूरी के हिसाब से प्लैनेट का जो क्रम है उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, और ये एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप कैसे याद रखेंगे कौन सा इनर प्लैनेट है, तो आप इसमें माई वेरी एफिशिएंट मदर, आप माई वेरी एफिशिएंट मदर यहाँ तक आप देखेंगे कि ये इनर प्लैनेट है और ये रॉक और मेटल से बना हुआ है, जबकि उसके बाद का जस्ट सर्व अस नट जो 4 प्लैनेट है वो आपका लिक्विड और गैस से बना हुआ है। इसको भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। जितने भी हमारे 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में मूव करता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। 2006 तक प्लूटो जो था, 2006 के पहले तक प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन जो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है जो प्लैनेट की डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता, इसीलिए प्लैनेट की कैटेगरी से इसे हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इसको रख दिया गया। कुछ और ड्वार्फ प्लैनेट की यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे सेरस भी एक क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। दूसरा एक और ड्वार्फ प्लैनेट है जो 2003 UB313, ये प्लैनेट है जिसका नाम ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में
यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।